तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी कॉन्टेक्ट के पेपर की, उसका हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं समय ना खर्च करते हुए। देखिए क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। प्रतिफल भूत, वर्तमान या भविष्यकालीन विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिफाइन रिटर्न, डिस्क्राइब द रिजल्ट इन द डिटेल इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। या प्रतिफल शब्द का विश्लेषणात्मक तथा अर्थ दो उदाहरण की सहायता से समझाइए। भारतीय विधि के अनुसार प्रतिफल की परिभाषा दीजिए और इसे समझाइए। इस विषय में भारतीय तथा अंग्रेजी विधि में कहाँ तक भिन्नता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। प्रतिफल सबसे पहले देखते हैं प्रतिफल का अर्थ। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में प्रतिफल से तात्पर्य उस मूल्य या प्राप्ति से होता है जो वचनदाता के वचन के बदले वचन ग्रहता द्वारा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक अनुबंध के दो भाग होते हैं, एक वचन और दूसरे वचन के लिए प्रतिफल। प्रत्येक व्यक्ति किसी काम को करने या ना करने के लिए तभी वचन देता है जबकि उसको ऐसा करने के बदले कुछ प्राप्त होता है, या जो कुछ प्राप्त होता है उसी को प्रतिफल कहते हैं। इट मीन्स दोस्तों बड़ा सिंपल है। जैसे कोई व्यक्ति जाकर के मजदूर है, कोई जाकर के भैया पूरे दिन मैं तुम्हारे यहाँ पर काम करूंगा, मुझे काम के लिए रख लो। दूसरा कहेगा चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने काम के लिए रख लेता हूँ, लेकिन बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो बदले में कहेगा भैया जो दिहाड़ी चल रही है दे देना 500 रुपये। वो कह लेगा नहीं 400 रुपये दूंगा। वो कहेगा चलिए ठीक है 400 रुपये दे देना। तो अब जो उसको बदले में जो मिल रहा है इस करार के, ठीक है, इस संविदा के पैसे मिल रहे हैं ना, उसी को बोलेंगे प्रतिफल। ठीक है, उसी को बोलेंगे प्रतिफल। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं प्रतिफल की परिभाषा। तो ब्लैक स्टोन के अनुसार प्रतिफल एक ऐसी क्षतिपूर्ति है जो वचन दाता को उसके वचन के बदले में दूसरे पक्षकार के द्वारा दिया जाता है। पोलक के अनुसार प्रतिफल वह कीमत है जिसके बदले दूसरे व्यक्ति का वचन खरीदा जाता है और इस कीमत के बदले में प्राप्त वचन को परिवर्तनीय कराया जाता है। चेशायर तथा फिफूट के अनुसार प्रतिफल वचनों का मूल्य है, किस मूल्य पर आपने वचन दिया है। ठीक है, बड़ी सिंपल है, इसको तो भूलना ही मत जीवन भर। वचन क्या है, वो प्रतिफल क्या है, वचन का मूल्य है। चलिए, जबान की कीमत सुनी होगी तुमने, जबान की कीमत। ठीक है, तो जो जबान की कीमत होती है ना भाई, तो अपनी जबान की कीमत, भैया जबान की कीमत होती है इस दुनिया में, तो जो जबान की कीमत होती है उसी को प्रतिफल कहते हैं। इससे बेस्ट एग्जांपल कहीं नहीं मिल सकता। ध्यान रखना, जबान की कीमत, प्रतिफल का नाम जहां भी हो ध्यान रखना कि सर एक बार बोल रहे थे जबान की कीमत, तो जबान की कीमत होती है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, भूतपूर्व न्यायाधीश श्री हिदायतुल्लाह के अनुसार प्रतिफल वह वस्तु है जिसका कानून की दृष्टि में कुछ मूल्य होता है। ठीक है, कुछ मूल्य होता है। आगे है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहता या अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया हो या कुछ कार्य करता है या कुछ कार्य करने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या वचन दूसरे वचन का प्रतिफल होता है। इट मीन्स के एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है। पहला व्यक्ति कह रहा है कि भैया मुझे पानी ला करके दे दे, दूसरा कह रहा है तू मुझे खाना ला करके देगा। तो पहला ने कहा कि पानी ला करके दे दे, तो दूसरा कह रहा है खाने ला कर देगा। तो पहले का बदले में उसने कह दिया ठीक है, तो दूसरे ने कह दिया ठीक है। तो अब दोनों के बीच में क्या बन गया, ये एक दूसरे के बीच संविदा बन गई, लेकिन करार भी ये बन गया। और दूसरों का प्रतिफल ये है कि वो उसको पानी के बदले में खाना देगा और उसको खाने के बदले में पानी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बड़ी सिंपल सी भाषा में तुम्हारा समझाया है। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए
उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि सभी परिस्थितियों में यह जरूरी नहीं है कि वचनदाता को प्राप्त होने वाला लाभ ही प्रतिफल कहलाएगा। वचन ग्रहता द्वारा उठाई गई हानि अथवा लिया गया उत्तरदायित्व वचनदाता के लिए वचन को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। प्रतिफल के लक्षण अथवा प्रतिफल संबंधित वैधानिक नियम। प्रतिफल के लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार हैं, इनको तत्व भी बोल सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों। चलिए, नंबर 1, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, प्रतिफल जो है वचनदाता जो वचन दे रहा है उसकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। जबरदस्ती हो जाएगी वरना, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि लाओ भी ये पेन दो, ये लो 10 रुपये पेन के, तुम कहा यार पता नहीं कैसा इंसान है, मेरा पेन तो 30 रुपये का था, 10 रुपये में कौन दे दूँ, ठीक है, तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जिससे मैं वचन ले रहा हूँ, जिससे कोई सामान ले रहा हूँ, उसकी कीमत ही उसको मिलनी चाहिए। दूसरा है आगे कि प्रतिफल वचनदाता की प्रार्थना पर ही मान्य होगा एवं अगर उसको कोई तीसरा पक्ष कोई काम करता है तो वह भी प्रतिफल नहीं होगा। चलिए, मान्य होगा प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट की जाएगी तब। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिफल वचन ग्रहता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। मतलब कि जो वचन ग्रहता है, सपोज दैट कि तुम्हारे घर पे कोई चीज़ है, ठीक है, और तुम वहाँ पर नहीं हो, तो तुम कह के जा सकते हो पापा जरा कोई व्यक्ति आएंगे, ठीक है, उनसे मैंने बोल रखा है, या फिर मेरी ये चीज़ है उसको बेच देना, तो कोई और भी कर सकता है, ठीक है। प्रतिफल वचन ग्रहता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। इस नियम को रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत, समझ में नहीं आ रहा होगा, बता देता हूं, रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर वेरी शॉर्ट में आ जाए, रचनात्मक प्रतिबंध किसे कहते हैं, प्रतिफल, सॉरी, रचनात्मक प्रतिफल किसे कहते हैं, तो प्रतिफल वचन गृहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है, वही नियम को हम कह सकते हैं रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत। इसके विपरीत अंग्रेजी राज्य में प्रतिफल वचन ग्रहता की ओर से होना जरूरी होता है। अब तीसरा है प्रतिफल अवैधानिक नहीं हो, मतलब कि कोई भी प्रतिफल है वो असंवैधानिक या अवैधानिक न हो। प्रतिफल अवैधानिक होने पर ठहराव को वैधानिक रूप में परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता एवं अनुसंधान भंग होने पर हर जाने के लिए वाद भी नहीं चलाया जा सकता। इट मीन्स के देखो, मैंने किसी से कहा कि भाई साहब मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैंने उनसे प्रस्ताव रखा, ठीक है, मतलब कि मैंने एक व्यक्ति से प्रस्ताव रखा कि मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। उसने कहा 1 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन बदले में प्रतिफल क्या मिलेगा मुझे, ये कह रहा है प्रतिफल। तो मैं कह दूंगा भैया जो आप चाहो, तो ये कहेगा जो 1 लाख रुपए देने वाला है, ठीक है, एक आदमी का मर्डर कर देना भाई साहब। अब मैं कहूँगा मर्डर, चलो ठीक है कर दूंगा, 1 लाख रुपए दे देना, लेकिन ये वैधानिक नहीं है भाई साहब, यहाँ पर तुम भी मारे जाओगे और जो वचन ले रहा है वो भी मारा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये ठहराव हो जाएगा, परिवर्तनीय नहीं होगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। चलिए, प्रतिफल ना मिलने वाला, फिर तो जेल में मिलेगा प्रतिफल। चलिए आगे है, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, अतएव यदि प्रतिफल अस्पष्ट, अनिश्चित, छलपूर्ण, असंभव, भ्रामक अथवा कपटपूर्ण होगा तो वह प्रतिफल नहीं माना जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरी दादी थी, दादी कहती थी चल भाई मेरा काम कर, ये कर और वो कर वो कर, ठीक है। तो दादी जैसे मैं डेली काम करते, दादी कहती थी आज वो काम करते वो काम करते, दादी 1 रुपये दे देती थी, बहुत मजे आते थे, ये प्रतिफल था दादी का। अब क्या हुआ, कभी कभी दादी के पास में पैसे ना होते थे तो वहाँ पे दादी कहती थी चल खुश रहे बेटा, आशीर्वाद है। तो वो क्या होता था, हम यार बड़ा, अरे आशीर्वाद कब तक आशीर्वाद लेते रहेंगे, पैसे दीजिए हमें, ठीक है, तो वो नहीं मिलते थे। तो इसका मतलब था वो वास्तविक नहीं था, प्रतिफल जो था वो आशीर्वाद वास्तविक नहीं था। चलिए ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन ओरिजिनल एग्जाम्पल से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अब और इसी से हम समझते हैं कि अस्पष्ट हो, अनिश्चित हो, आशीर्वाद मिल गया ना भी मिलना नासी, तो वो किसी को दिख रहा है कि कहाँ से मिला। चलिए, छलपूर्ण हो, असंभव हो या भ्रामक हो, ऐसी कोई भी प्रतिफल में हो तो वो प्रतिफल वास्तविक होगा तभी माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। चलिए दूसरा है, कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। किसी भी करार के लिए कुछ ना कुछ होना
चाहिए। देखिए, कानून की दृष्टि से प्रतिफल का कुछ मूल्य होना चाहिए एवं काल्पनिक प्रतिफल को मान्यता नहीं है। प्रतिफल वास्तविक ही होना चाहिए। प्रतिफल न होने की स्थिति में अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। ठीक है, मतलब कि देखिए, अगर कोई हमसे कहे, जैसे बहुत सारे कंडीशन में होते हैं कि कोई हमसे काम करवा, भाई यार हमारे यार ऐसे ऐसे बात है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, चलो थोड़ी सी मदद कर दो, या फिर मैं तुम्हें कंडीशन भी देता हूँ। अभी क्या हुआ था दोस्तों, अभी क्या हुआ था कि अभी हमारी ना रिसेंटली गाय जो है वो मर गई थी बीमारी से। तो गाय को मर गई थी, तो हमें उसको क्या करना था, उसको मिट्टी में दबाना था। तो उसके लिए मैंने कुछ लोगों से बोला, 2-3 यार चलो हमारी गाय है वो मर गई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी हेल्प करो, एक गड्ढा खोदते हैं जिसमें उस गाय को हमें दबाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जिन लोगों से बोला वो आए, थोड़ी बहुत देर उसको खोदा, वो बहाना बना करके चले गए। ठीक है, फिर मैंने और लोगों को बोला तो सब ऐसे ही हो। फिर मेरे पापा ने बोला, भैया ऐसे कोई ना करने वाला, ठीक है, कोई नैतिकता को ध्यान नहीं देता, थोड़ा बहुत करता है, ऐसा कर तू किसी को बुला के लेकर उससे बोलना कि उसको कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे। ठीक है, मैं फिर 2 लोगों के पास गया, भाई ऐसे ऐसे गड्ढा खोदना है, गाय मर गई है हमारी और वो दावना है, मैं भी तुम्हारे साथ में लगूंगा, लेकिन अकेले से 6-7 फुट गड्ढा खुदेगा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि पैसे ले लें, तो उन्होंने पैसे लेकर के वो कर दिया। तब मुझे अब ये बात पता चल रही है, उन्होंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि भैया उसके अपोजिट प्रतिफल नहीं था। इसलिए किसी भी करार के लिए प्रतिफल होना जरूरी है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप की बात को समझ गए होंगे। आगे है, प्रतिफल वर्तमान भूत भावी हो सकता है। प्रतिफल की परिभाषा में प्रतिफल भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों तरह से बताया है। इंग्लैंड में भूतकालिक प्रतिफल मान्य नहीं है। देखिए, प्रतिफल का मतलब, अरे यार देखो मैंने तुम्हारा कभी हेल्प की, अब देखो उसमें जो जो भी मेरी मदद करने के लिए आए थे, ठीक है, अगर वो कभी मुझसे कहने लगे किसी मदद के लिए, तो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की है। तो ये तो हो गया भूतकाल का। अब वर्तमान में यह है, चलो भी तुम हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हारा वो काम कर देंगे, तुम हमारी मदद कर दो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम हमारे चाचा के कार्ड बंटवा दो शादी के, हम तुम्हारे चाचा के कार्ड बंटवा देंगे शादी के। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिफल हो गया। अब भविष्य में भी हो गया, वर्तमान में तो तुम हमारे आज बंटवा दो, हम तुम्हारे बाद में बंटवा देंगे। ठीक है, तो ये भी होना जायज है। आगे है, प्रत्येक अनुबंध के लिए पृथक प्रतिफल होना चाहिए। देखिए, यह भी जरूरी है कि अलग अलग अनुबंधों के लिए अलग अलग प्रतिफल होना चाहिए। यदि कोई 2 अनुबंध किसी पक्षकार के साथ किए जाएं तो प्रत्येक अनुबंध का प्रतिफल निश्चित होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी 2 लोगों के साथ में अगर कोई बात की गई है तो उनके मूल्य अलग अलग तय हों, अलग अलग उनकी कंडीशन हो। 8वां है, प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए। देखिए, एंसन के अनुसार प्रतिफल का राजनियम की दृष्टि से कुछ मूल्य अवश्य होना चाहिए। यदि प्रतिफल का कुछ भी मूल्य नहीं होगा तो वह ठहराव वैध नहीं होगा। उदाहरण के लिए, ए अपने धर्मगुरु बे के पास जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें 10,000 रुपये देना स्वीकृत करता है। यहाँ पर मूल्यवान प्रतिफल का अभाव है। ठीक है, प्रतिफल मतलब कि अभी देखो आशीर्वाद वाली बात आ गई ना, दादी वाली, तो चलो वही बात आ गई। ठीक है, वो तो 10,000 रुपये दे रहा है, वहां से उसको क्या मिल रहा है, आशीर्वाद। चलिए आगे पॉइंट है, प्रतिफल उचित होना चाहिए। देखिए, प्रतिफल उचित होना चाहिए। अनिश्चित, अस्पष्ट, कपटपूर्ण, छलपूर्ण प्रतिफल उचित प्रतिफल नहीं होंगे। प्रतिफल सदैव उचित तथा वास्तविक होना चाहिए। उचित का मतलब बढ़िया होना चाहिए। 10वां पॉइंट है, कार्य करने अथवा नहीं करने के लिए प्रतिफल। प्रतिफल किसी कार्य को करने अथवा न करने दोनों के लिए हो सकता है। उदाहरण के लिए, आशा ने किरण को 50 रुपये देने का वचन दिया अगर आशा किरण पर 6 माह में वाद पेश नहीं करे। देखिए, कंडीशन इसमें हो गई। चलो मैं तो दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, कि किसी व्यक्ति को, जैसे ठेकेदार ने, मालिक ने ठेकेदार को दिया कि मेरे घर को, ठीक है, 2 मंजिला घर है भाई साहब, इसको तुम बना दो। ठीक है, और तुम्हें टाइम दिया हमने 2 महीने का, और 2 महीने में हम तुम्हें देंगे 2 लाख रुपए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, अगर बेटा 2 महीने में मेरा घर नहीं बन के निपटा तो मैं 2 लाख रुपए तो तुझसे वसूलूंगा ही वसूलूंगा, वो 2 लाख रुपए तो दूंगा ही दूंगा नहीं, और जितना भी उसमें सामान लगेगा वो और तुझसे वसूलूंगा। ठीक है, तो काम होने पर तो 2 लाख रुपए प्रतिफल मिल रहे हैं ठेकेदार को, ना होने पर उसकी जेब से 2 लाख रुपए और चले जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन भी होनी चाहिए, तब प्रतिफल ये जो होता है, जो संविदा होती है, वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। आगे है,
प्रतिफल असंवैधानिकता, प्रतिफल की असंवैधानिकता। देखिए धारा 23 के अनुसार निम्न दशाओं में प्रतिफल असंवैधानिक माना जाएगा, मतलब कि इलीगल माना जाएगा प्रतिफल। क्या? अगर वह कानून द्वारा वर्जित है। देखिए कोई भी ऐसा कार्य है, कोई भी ऐसा प्रतिफल जो कानून द्वारा है, वर्जित है, मतलब कि कानून की दृष्टि से इलीगल है, तो वो प्रतिफल क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। देखिए किसी ऐसे कार्य के लिए अनुबंध जो शुरू से ही गैर कानूनी या राजनियम ऐसे कार्यों को नहीं करने देता, तो ऐसा अनुबंध एक अवैध अनुबंध होता है। जैसे किसी अवयस्क की शादी के लिए ऋण देना, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत आता है। देखिए तुमने अगर किसी व्यक्ति की लड़की की शादी करने के लिए मदद की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी देख लेना कि वो लड़की जो है जिसकी शादी में पैसे तुम दे रहे हो वो 18 वर्ष से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम की लड़की के लिए शादी दी तो वो तो फंसेंगे, तुम भी फंस जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। ऐसा अनुबंध जिसे पूरा करने की अनुमति देने से वह किसी राज नियम की व्यवस्थाओं को निष्कासित कर दे, मतलब इट मीन्स कि हर कानून जनता के हित तथा रक्षा के लिए है। अतः ऐसा अनुबंध जिसका उद्देश्य प्रतिफल ऐसा है जिसे अगर पूर्ण किया जाए तो वह किसी राज नियम की व्यवस्थाओं को निष्फल बना दे, तो वह अनुबंध अवैधानिक अनुबंध होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी जो क्या होगा? राज नियम की व्यवस्थाओं को निष्फल बना दे। जैसे कहने लगे भाई देखो शाम को ठीक है बुलंदशहर से इस रोड पर ना पुलिस चलती है, तुमको कैसे भी करके बुलंदशहर से और सिकंदराबाद के बीच में रोड पर कहीं भी रात को पुलिस को नहीं आने देना है, चाहे पैसे कितने भी ले लेना, बस तुम्हें रोके रखना है। तो ये क्या हो गया? ये राज नियम के विरुद्ध हो गया। ठीक है, कार्यपालिका को तुम भ्रमित कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा है, तो वो क्या हो गया? इलीगल। चलिए, धोखा देने के उद्देश्य से किया गया अनुबंध, धोखा देने के उद्देश्य से किया गया अनुबंध इलीगल कहलाएगा। कैसे? अगर ऐसा अनुबंध जिसका एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से ठहराव करता है तो वह एक अवैधानिक ठहराव माना जाएगा। जैसे राम अपनी घड़ी श्याम को बेचना चाहता है, जो यह कहकर बेचता है कि उसकी यह घड़ी टिटोनी घड़ी है, जबकि उसकी मशीन किसी अन्य घड़ी की है। श्याम उसी घड़ी को खरीद लेता है। मालूम पड़ने पर श्याम ठहराव को अवैधानिक घोषित करवा सकता है क्योंकि राम ने धोखा दिया है। देखिए टिटैनी का मतलब होता है बहुत कीमती घड़ी, लेकिन वो थी लोकल घड़ी, तो इस तरह से करके धोखा दे करके उसने घड़ी को बेच दिया। आगे है, अगर किसी अनुबंध को करने से अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचती है। अगर आपके द्वारा किया गया अनुबंध किसी को हानि पहुंचाया था वो इलीगल होगा। जैसे अगर कोई ऐसा अनुबंध किया जाता है जिससे करने से किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति अथवा शरीर को हानि पहुंचती है तो ऐसा ठहराव एक अवैध ठहराव होगा। जैसे राम एक एडिटर है, श्याम जो एक अन्य व्यक्ति के लिए अपमानजनक खबर छपवाने का अनुबंध करता है जिसके लिए वह पैसे देने का वचन देता है। राम उसकी खबर छाप देता है, बाद में श्याम उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। राम क्षतिपूर्ति के लिए श्याम को बाध्य नहीं कर सकता है क्योंकि वह एक व्यर्थ समझौता है, इसके कारण अन्य पक्ष को व्यक्तिगत हानि होती है। ठीक है दोस्तों, आगे लोक नीति के विरुद्ध अनुबंध। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुबंध करता है जो कि वास्तव में समाज के कानून के बाहर है अथवा जो लोक नीति के विरुद्ध है, ऐसा अनुबंध अवैध या व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। या ऐसे अनुबंध जिन्हें समाज द्वारा न्यायालय दोनों ही अनैतिक समझे जाते हैं व्यर्थ अनुबंध कहलाए जाते हैं। जैसे कोई लड़की अपने शरीर को किराए पर बेचती है या कोई व्यक्ति किसी लड़की को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से अनुबंध करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थे हमारे क्या प्रतिफल और अनुबंध। तो यहां पर हमारा जो वीडियो है वो होती है फिनिश। वीडियो को हमारी कर दीजिए लाइक, कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन दोस्तों नहीं कर रहे हो यार, कर दिया करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए। ठीक है, कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो। अगर कोई समस्या आ रही है तो हम तुम्हारे दोस्त भाई यार तुम्हारी मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।